आ जाओ। लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस और मेल गैमेट कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे oogenesis। चलो आ जाओ, oogenesis के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं बेटा। देखो, जब आप oogenesis की बात करते हो तो याद करो, मैंने बताया था कि गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होती है? प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में गैमेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है? प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होती है। क्लियर? तो हम लोगों ने जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, स्पर्मेटोजेनेसिस में मैंने आपको बताया था फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट को क्या नाम देते हो? स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर oogenesis की अपन बात करें तो ये क्या होगी? oogenesis का मतलब होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। अब याद करो, हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था टॉपिक तो मैंने बताया था कि मेल गैमेट जो होता है बेटा वो कहां होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और oogenesis की बात करें, ये कहां पे होगी बेटा? ये होगी फॉलिकल्स ऑफ ओवरी में। याद आ रहा है कुछ? फॉलिकल्स ऑफ ओवरी, जहां पे कॉर्टेक्स का रीजन प्रेजेंट होता है, वहीं पे क्या होती है? हमारी oogenesis होती है। अब याद करो, मैंने बताया था कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन प्यूबर्टी आने के बाद होती है और फीमेल गैमेट भी प्यूबर्टी आने के बाद होती है। लेकिन फीमेल की जब अपन बात करेंगे बेटा, स्टार्ट कब हो जाएगी oogenesis? ये स्टार्ट होगी बेटा एम्ब्रियोनिक पीरियड में। ये लो, अब थोड़ा सा यहीं पे टेंशन बढ़ा। उस दिन तुम बड़ा चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे प्यूबर्टी आएगी, प्यूबर्टी आएगी, प्यूबर्टी आएगी तब होगा। आज कह रहे हो एम्ब्रियोनिक पीरियड में। पहले रट्टा मारो सही से, भूल जाते हो कभी कभी। सुनो, देखो फीमेल में जो oogenesis होती है बेटा एम्ब्रियोनिक पीरियड में स्टार्ट होती है। हम लोगों ने पढ़ा था गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है प्यूबर्टी आने पर, राइट? लेकिन फीमेल में जब अपन बात करते हैं बेटा, तो फीमेल में पूरा का पूरा oogenesis स्टार्ट हो जाता है एम्ब्रियोनिक पीरियड में, बट कंप्लीट नहीं हो पाता है। एक चीज याद रखना, पुरुषों से महिलाएं 10 कदम आगे हैं। ठीक है, तुम पैदा होने के 14 साल के बाद अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। यहां इंट्रा यूट्राइन लाइफ में एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही कांड होना शुरू हो जाता है। गेस करके देखो तुम, है ना? आ जाओ, ये कैसे होता है इसके बारे में अपन समझते हैं बेटा। देखो, याद करो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? गैमीट फार्मिंग सेल जो होती है इसको अपन क्या नाम देते हैं? प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स नाम देते हैं। अब आ जाओ, oogenesis की सारी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जैसे अपन स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़े थे ऐसे oogenesis पढ़ेगी। याद करो, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स को क्या नाम देते हो? गैमीट फार्मिंग सेल नाम देते हैं। अब ये जो गैमीट फार्मिंग सेल होती है बेटा, ये गैमीट फार्मिंग सेल आगे चल के क्या करेंगे बेटा? माइटोसिस डिवीजन करती हैं। और जब हमारी प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स माइटोसिस डिवीजन करती हैं, तो माइटोसिस करने के बाद ये किसका फॉर्मेशन करती हैं? ऊगोनिया का फॉर्मेशन करती हैं। किसका फॉर्मेशन करेंगी? ऊगोनिया का फॉर्मेशन करेंगी। और ये जो ऊगोनिया बनती है बेटा फीमेल के अंदर ओवरी में, ये 7 मिलियन ऊगोनियम का फॉर्मेशन होता है। कितनी बनी ऊगोनिया? 7 मिलियन। लेकिन ये जितने भी ऊगोनिया बन रही हैं बेटा, अभी फीमेल का बर्थ नहीं हुआ है। अभी वो कहां प्रेजेंट है? यूट्रस में ही प्रेजेंट है। तो यूट्रस के दौरान ही प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स ने जब माइटोसिस किया और ऊगोनिया बनाया। और ध्यान से देखो कितने ऊगोनिया बने हैं बेटा? 7 मिलियन ऊगोनिया बने हैं। याद रखना, जितने भी ऊगोनिया बनते हैं बिफोर द बर्थ बनते हैं, आफ्टर द बर्थ एक भी ऊगोनिया का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। क्लियर है? जितना ऊगोनिया बनना है बेटा सब इंट्रायूट्राइन लाइफ में बन जाएगी। इंट्रायूट्राइन लाइफ कंप्लीट अगर फीमेल का बर्थ हो गया एक बार, तो कभी भी ऊगोनिया उसके अंदर नहीं बन सकता है। अब ध्यान से देखो, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स का हमारी माइटोसिस कर रही तब ऊगोनिया बना। नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। तो जब नंबर बढ़ता है बेटा, इसी को अपन क्या नाम देते हैं? मल्टीप्लीकेशन फेज नाम देते हैं। ये पहली फेज होती है बेटा जिसको अपन क्या नाम देते हैं? मल्टीप्लीकेशन फेज नाम देते हैं। अब याद करो, मैंने बताया था कितने फेज में अपनी गैमेटोजेनेसिस चलती है? 3 फेज में। कौन कौन सी? मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज और होता है मैच्योरेशन फेज। यही तो पढ़े थे। आ जाओ, तो यहां पे जब प्राइमोर्डियल जर्म सेल से ऊगोनिया 7 मिलियन बनी, इसको अपन ने नाम दिया माइटोसिस फेज।
अब ये जो उगोनिया बनी है बेटा, बहुत छोटी छोटी उगोनिया बनती हैं। ये उगोनिया आगे चल के क्या करेंगी, अपने सेल की साइज बढ़ाएंगी। और सेल की साइज बढ़ने का मतलब एक बताओ, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। और जब भी कोई अपनी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ाता है, तो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट अगर बढ़ेगा तो सेल की साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी को अपन क्या नाम देते हैं फीमेल में, प्राइमरी oocyte नाम देते हैं। तो क्या नाम दोगे, प्राइमरी oocyte। याद करो, मेल के अंदर जब स्पर्मेटोगोनिया ने क्या किया था बेटा, हमारे पूरी की पूरी जब स्पर्मेटोगोनियम ने अपने सेल की साइज बढ़ाई थी, तो आपने क्या नाम दिया था उसको, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नाम दिया था। याद आ रहा है? ठीक इसी तरह फीमेल में जब उगोनिया की सेल की साइज बढ़ेगी, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ेगा, तो उसको अपन क्या नाम देंगे, प्राइमरी oocyte नाम देंगे। क्वेश्चन आता है कि सर क्यों सेल की साइज बढ़ा रहे हो, उसका रीजन सीधा सीधा बेटा, अगर सेल की साइज नहीं बढ़ेगी, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट नहीं बढ़ेंगे, न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रॉपर नहीं होगी, तो गैमीट कभी भी हेल्दी नहीं बनेगी। तो यहां पे ये जो हमारी उगोनिया होती है बेटा, इसकी सेल की साइज छोटी होती है, और लेकिन जो प्राइमरी oocyte होती है, इसकी सेल की साइज बड़ी होती है। भाई अपन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, तो हमारी प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स भी कैसी होगी बेटा, डिप्लॉयड होगी। जब इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा तो उगोनिया बनेगी, तो ये भी कैसी होगी, डिप्लॉयड होगी। क्योंकि माइटोसिस कैसा डिवीजन होता है, इक्वेशनल डिवीजन या रिडक्शनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन होता है। तो यहां पे क्या होगा, अपनी पूरी प्लॉइडी क्या रहेगी, सेम रहेगी। फिर यहां पे जब साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ा, यानी सेल की साइज बढ़ी, इस फेज को अपन कौन सा फेज नाम देते हैं बेटा, ग्रोथ फेज नाम देते हैं। क्योंकि सेल ने क्या किया बेटा, ग्रोथ किया और अपनी साइज बढ़ाई, इसी को अपन क्या नाम देते हैं, ग्रोथ फेज नाम देते हैं। अब यहां पे ये जो प्राइमरी oocyte बनी है बेटा, ये प्राइमरी oocyte क्या करेंगी, स्टार्ट करेंगी कौन सा डिवीजन, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन। राइट, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन प्राइमरी oocyte ने स्टार्ट तो कर लिया, बट कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होते ही ये मियोसिस क्या हो जाएगी बेटा, रुक जाएगी, और अरेस्टेड होगी, वो भी किसमें, प्रोफेज फर्स्ट में। आपने पढ़ा होगा बेटा कि जो हमारी मियोसिस चलती है वो किसमें चलती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, स्टेजेस में चलती है। और आपने ये भी पढ़ रखा है कि जो प्रोफेज फर्स्ट होती है, इसमें हमारी 5 स्टेजेस भी होते हैं। कौन कौन सी होती है बेटा, पैकेटीन होती है, जाइगोटीन होती है, डायकाइनेसिस होती है, ये डिप्लोटीन होती है, ये सब आप पढ़ के आए हो। ये सारी क्या होती है बेटा, स्टेजेज होती हैं हमारी किसके अंदर, प्रोफेज फर्स्ट में। तो हमारी मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट तो हो गई, लेकिन किस में जाके रुक गई बेटा, मियोसिस फर्स्ट के डिप्लोटिन स्टेज में जाके रुक गई। अब याद करो, क्या ऐसा मेल में कोई कहानी चला था, नहीं। मेल में जिस दिन स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हुई, प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस होना शुरू हो गई। लेकिन यहां फीमेल में बेटा मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट तो हो गई, बट जाके रुक गई किसमें, प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटिन स्टेज में। क्वेश्चन आता है कि सर क्यों रुकी, का कोई रीजन, सिर्फ एक रीजन है बेटा, क्योंकि फीमेल की ओवरी से कुछ इनहिबिटरी प्रोटीन सिक्रेट होते हैं। ये इनहिबिटरी प्रोटीन क्या करते हैं, मियोसिस फर्स्ट को पूरी तरह से रोक देते हैं। और ये भी जितनी चीज चली है, याद रखना, अभी तक बेबी का बेटा बर्थ नहीं हुआ है, अभी ये सारी की सारी स्टेज कहां पे चल रही है बेटा, इंट्रा यूटेराइन लाइफ में। यानी कि जो अभी हम जिस फीमेल में पढ़ रहे हैं oogenesis, फीमेल का बर्थ हो चुका है क्या, अभी बर्थ नहीं हुआ बेटा, वो कहां प्रेजेंट है, अभी यूट्रस में ही प्रेजेंट है। तो इसी को बोलते हैं बेटा, फीमेल में गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होती है, एम्ब्रियोनिक पीरियड में स्टार्ट। अब यहीं पे ये मियोसिस फर्स्ट रुक गई, इसके बाद क्या होगा, फीमेल में बर्थ होगा। अब जाके कुछ होने के हिसाब किताब बनेंगे, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अब ये लो बेटा, इसके बाद क्या होगा, फीमेल में अब बर्थ होगा। राइट, एक चीज बताओ, बर्थ के बाद कौन सी स्टेज आती है, अपनी चाइल्डहुड स्टेज आती है, बोलो यार, क्या चाइल्डहुड स्टेज आते ही अपनी प्यूबर्टी आ जाती है, नहीं, प्यूबर्टी आने में टाइम लगता है बेटा। 11 से लेकर 14 ईयर के बीच में अपनी क्या आती है, प्यूबर्टी आती है। ये लो, अब कौन सी स्टेज आई बेटा, प्यूबर्टी की स्टेज आई। आ जाओ समझते हैं भाई, ये जितना भी काम आपका चला है, अभी तक बेबी का बर्थ नहीं हुआ था। वो कहां प्रेजेंट थी,
यूट्रस में ही प्रेजेंट थी, तभी मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हुआ, लेकिन जाके किस में रुक गया बेटा, प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटिन स्टेज में। क्यों रुक गया? क्योंकि ओवरी से कुछ इनहिबिटरी प्रोटीन सिक्रेट हुए जो कि प्रोफेज फर्स्ट को यहीं पे क्या किए, डिप्लोटीन में ही ले जाके रोक दिए, राइट। लेकिन उसके बाद बर्थ हुआ, बर्थ के बाद चाइल्डहुड आई, चाइल्डहुड आने के बाद क्या आया, प्यूबर्टी आया। अब एक चीज बताओ, जब प्यूबर्टी आती है तो प्यूबर्टी आने पे कौन सा हार्मोन का लेवल बढ़ता है बेटा, जीएनआरएच का लेवल बढ़ जाता है। यही तो होता है ना। इतने मरे मरे से क्यों हो रहे, आज आंसर नहीं आ रहा है, क्या हुआ, क्या ऐसा क्या हो गया ऐसा है? सारे के सारे टेंशन बैठे, क्या हुआ, चली गई छोड़ के, हैं क्या हो गया ऐसा, इतने क्यों मरे मरे से बैठे हो, क्या हुआ बे जुंगोली, तू मस्त है, तुमको क्या हुआ रे, तुम लोगों को क्या हुआ, खाने को नहीं मिला आज, ये देखो ये बेचारी नहीं 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 मिला है खाने को, मैं तुम्हारे लिए खाने का अरेंजमेंट कराऊं, तुम्हारे लिए भी करा दें, और किसके लिए, एक वो उधर से बोल रही है मेरे लिए भी खाने का कितने साल से नहीं खाए, और ये भूखे नंगो हैं। एक काम करो, गेट पे बैठो, मैं अनाउंसमेंट कराता हूँ बिल्डिंग में, बेचारे कुछ भूखे नंगे लोग आए हैं, आप इनको 1-1 रुपए दें कुछ खाने पीने के लिए, आपका भगवान भला करेगा। एकदम किसी में कोई वो नहीं है, क्या हो गया ऐसा 2 दिन में, छुट्टी 2 दिन की थी ना, क्या हो गया ऐसा 2 दिन में, एग्जाम हो गया, तो एग्जाम होता है तब इंसान टेंशन में होता है, तुम्हारा तो हो चुका है, अब तो चिल मारो, हैं 29 तारीख को क्या है, तो एआईटीएस कौन सी बड़ी बात है यार, एआईटीएस का सिलेबस क्या है, पहला वाला, ये कौन सा सिलेबस है पहला वाला, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन डाइजेशन ब्रीदिंग, ये कोई चैप्टर है रे, इस चैप्टरों की कोई इज्जत होती है, अरे ये सब तो अपन अगस्त में पढ़े थे यार, ये तो वैसे भी टिप पे याद होगा, देखो झिंगोली को तो वैसे भी पूरा याद है बे, 70% ना, हाँ बता इंट्रोकाइनेस कहां सिक्रेट होता है, हैं ड्यूडेनम से, कौन से जूस में प्रेजेंट होता है इंट्रोकाइनेज, और क्या काम करता है, करता क्या है, इसको देखो, ये है टैलेंट, देखा झिंगोली के पूरा डाइजेशन तैयार है, देखो जब झिंगोली को तैयार हो सकता है तो पूरी क्लास में किसी को तैयार हो सकता है, तुमको तैयार है, हैं? पूरा नहीं याद है, क्या कर रही थी इतने दिनों से, सर अभी तो सर्दी थी, अभी खा खा के सो रहे थे अपन, अब तो सर्दी जा रही है, अब थोड़ा माहौल बनाएंगे पढ़ने का, एकदम सब मरे मरे से बैठे हैं, पूछ रहा हूं, आधे तो नींद में बैठे हुए हैं, क्या कर रहा था भी रात में, सो रहे थे, तो सोते समय तो अच्छी नींद हो गई थी ना, फिर क्यों एनर्जी नहीं बची आज, सर सोने के बाद जो हुआ वो दिक्कत दिया, अच्छा उसका तो बोलो मत, वो तो बेचारा हर समय सन्नाटा बन के बैठा रहता है, तुझे क्या किसी ने सजा दे रखा है कि बोलना मत क्लास में जाके, एक ये है, तू क्या मुंह में सुपारी लेके बैठता है, ये हमेशा ये दोनों ऐसे, अच्छा वो तो ऐसे गुस्से में रहता है जैसे गोली मार देगा 2 सेकंड में, हंसते रहा करो, किस बात का टेंशन है तुम लोगों को, ले दे के कोई है भी नहीं लाइफ में, फिर क्या दिक्कत है, चिल मारो, वही टेंशन है, मैं प्रोवाइड कराऊं, हैं जब तक नहीं है तब तक सुकून में काट लो जिंदगी, और जिस दिन कोई आ गया उसी दिन जिंदगी खत्म, टाटा बाय बाय गया, ये समझ लो, मेरी तरह लाइफ में चिल मारो,
जैसे मैं मजा कर रहा हूं, चिल मार रहा हूं। आ जाओ, मरे मरे से बैठे हुए, थोड़ा एनर्जेटिक होके बैठा करो। तुम्हारी जगह पे कोई मास्टर भी है टेंशन में, अरे यार लग रहा है मैं पढ़ाने नहीं जाता, निकलो यहां से अब। ये बेचारे बच्चे टेंशन में दिख रहे हैं। जीएनआरएच कब बढ़ता है? हाँ अभी भी मरे मरे से बैठे हुए। कब बढ़ता है भाई? कब बढ़ता है? हाँ अब जाके आवाज आई, तुमने बोला है ऐसे कर रही है। बोलना सीखो, ठीक है। एक ये बैठे रहती सुपारी खा के, तू बोलती कभी? हाँ वो खाती है गुटखा, बेमल पान मसाला। ये तुम्हारे बगल वाली, तू बोलती कभी? ये भी गुटखा खा के बैठी रहती है, उसको लगता है सर बोलेंगे गुटखा गिर जाएगा है। एक ये उसके बगल में वो भी गुटखा खाती है, उसके पीछे एक बैठी हुई है, वो भी शुद्ध गुटखेबाज है। ये दो तीन लोग हैं ना जो इनका एकदम मतलब ये दोनों के चारों एक साथ वाले एकदम करे, एक दो ये दो वो, ये चारों के चारों गुटखा खा के बैठे रहते हैं ऐसे। हो गया? हाँ सर हो गया है। क्या जरूरत है इस उम्र में ये सब खाने की? अभी ये तो खै नहीं खाती है, इसको मैंने आज तक बोलते नहीं देखा कभी। ये एक दो तीन चार देवियां हैं, एक और इनके साथ आती थी, वो कहां गई? अरे वो चश्मिश थी ना एक, जिसका जूलॉजी में हाईएस्ट नंबर होता था, कहां गई वो भी वही सुपारी खाती है। बोलने पे भी इनकी आवाज नहीं लगती। कुछ लोगों को लगता है बोल देंगे सर, मान लो गुटखा गिर गया तो, बोला करो। उसको तो इसी बात का टेंशन, मान लो गिर गया सर, उठाते समय भी दोबारा अच्छा नहीं लगेगा। अब गया तो गया, चलो अबे घर जाके क्लास के बाद गुटखा खाया करो, उसमें क्या है ना। अब देखो झिंगोली अपना गरीब आदमी बीड़ी पी के काम चला लेता है, तो लगता है सर बीड़ी खिला दो, खैनी खा लो, उतने में सस्ते में काम निपट जाएगा। बोलो जुमा केसरी, पैसे है उसके लिए। कितनी की आती है रे जुमा केसरी? 5 रुपए की। ये देखो एक्सपीरियंस होल्डर बोल रहे हैं। ये भी खाता है बदतमीज। चलो आओ इधर, जीएनआरएस का लेवल कब बढ़ता है? प्यूबर्टी पे। ये जितना कांड हुआ सब कब की बात है? इंट्रा यूट्राइन लाइफ की बात। ये कह प्यूबर्टी पे हो रही है। अबे ये सारी चीजें अभी तक प्रेगनेंसी नहीं हुई है, और जिस दिन बर्थ होगा घर में खुशखबरी आएगी। खुशखबरी आने के कुछ सालों के बाद प्यूबर्टी भी आएगी, लेकिन प्यूबर्टी आने में 11 से 14 साल का टाइम लगता है, राइट। तो जब 11 to 14 ईयर का टाइम लगेगा, जब जीएनआरएच का लेवल बढ़ेगा, तो जो इनहिबिटरी प्रोटीन जिसने मियोसिस फर्स्ट रोक रखा है, ये क्या कराएंगी बेटा? अब यहीं पे तुरंत की तुरंत क्या हो जाएगी? मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। किसके वजह से कंप्लीट हुई? कौन से हार्मोन बढ़ने की वजह से बेटा? जीएनआरएच बढ़ने की वजह से। और जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगी, इसके वजह से दो दो चीजें बनेंगी बेटा। एक तो बनेगी अपनी सेकेंडरी oocyte, और एक बनेगी अपनी फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। आ जाओ इसके बारे में समझते हैं। याद करो बेटा, जब हम लोगों ने मेल में पढ़ा था कि प्राइमरी oocyte का जब डिवीजन होता है, उससे क्या बनती है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अरे भाई मेल में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहे थे, लेकिन एक चीज बताओ, दोनों की सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की साइज सेम थी या अलग अलग थी? सेम साइज थी, राइट। लेकिन यहां पे जो सेकेंडरी oocyte बनेंगी, एक छोटी होगी तो दूसरी क्या होगी? बड़ी होगी। उसका सिर्फ एक रीजन, यहां पे जो साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है? अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब एक चीज बताओ, अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो साइज तो कभी सेम नहीं हो सकती। दोनों की साइज क्या होगी बेटा? अलग अलग होगी। यानी कि सेकेंडरी oocyte जो होगी इसकी साइज बड़ी होगी, और जो फर्स्ट पोलर बॉडी होगी इसकी साइज छोटी होगी।
अब एक चीज बताओ, जिसके अंदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ज्यादा, जिस सेल की साइज बड़ी है वो आगे ग्रो करेगी, और जिसकी साइज छोटी वो क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा, क्योंकि उसके पास साइटोप्लाज्मिक कंटेंट नहीं है। ये लो, ये फर्स्ट पोलर बॉडी ह्यूमन के केस में क्या हो जाती है बेटा, डीजेनरेट हो जाती है। क्लियर। अब यहां पे सेकेंडरी oocyte बनी। अब यही सेकेंडरी oocyte क्या स्टार्ट करेगी बेटा, मियोसिस सेकेंड डिवीजन स्टार्ट करेगी। क्योंकि ध्यान से देखो, मियोसिस फर्स्ट तो कंप्लीट हो गई, अब क्या करेगी बेटा, मियोसिस सेकंड यहां से स्टार्ट होगा। लेकिन मियोसिस सेकंड स्टार्ट तो हो गया, ये लो बेटा, बट रुक जाएगी। बड़ी मुश्किल की बात है यार, क्लियर ही नहीं हो पा रहा है क्या होने वाला है। स्टार्ट हो गई बट रुक गई, किसमें, एनाफेज सेकंड में, सॉरी सॉरी सॉरी, मेटाफेज सेकंड में। अब लो, एक क्वेश्चन और आता है, सर यहां तो आपने बोल दिया कि इनहिबिटरी प्रोटीन ओवरी से सिक्रीट हुई, इसलिए मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट नहीं हुआ। अब यहां क्या चिपकाओगे भैया, एक चीज याद रखना, जो सेकेंडरी oocyte बनी है इसके अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। अब एक चीज बताओ, अगर किसी के अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट है तो क्या वो मियोसिस डिवीजन कंप्लीट कर सकता है, बोलो यार, नहीं कर सकता। याद करो, आप लोगों ने न्यूरॉन पढ़ा था, बोलो रे, न्यूरॉन में सेंट्रियोल प्रेजेंट था या एब्सेंट है, एब्सेंट था पक्का। किसके अंदर, सेल बॉडी के, वाह व्हाट्स अ डिफरेंट थिंग। सेल, हमने पूछा कि न्यूरॉन की जो सेंट्रियोल होती है, तुम बताओगी अब, बिफोर द बर्थ प्रेजेंट होती है एब्सेंट होती है, हाँ सर ऐसे कौन पूछता है, आगे तो रोज बैठ जाती हो। तुम बताओ, गुटका, बिफोर द बर्थ एब्सेंट होता है, और आफ्टर द बर्थ प्रेजेंट होता है। शाबाश, करेक्ट आंसर, शाबाश, टैलेंट। रही है, बिफोर द बर्थ सर एब्सेंट होता है, आफ्टर द बर्थ प्रेजेंट होता है। अबे न्यूरॉन के अंदर सेंट्रियोल होता है क्या, नहीं होता। सर कंफ्यूज हो गए अब तो, अभी तक तो था कि नहीं होता, अब तो लग रहा है होता भी है। सुनो, हाँ देखा, इसे कहते हैं बेटा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होना। देखो अभी तक इसको भी पता था सर नहीं होता, लेकिन आज इसको लगने लगा नहीं सर होता तो है। अब ऐसे मैं क्या बोल रहा हूं यार, देखो, जो न्यूरॉन या नर्व सेल होती है, अच्छा नर्व सेल में सेल डिवीजन होता है, नहीं होता पक्का। तो सेंट्रियोल होता है कि नहीं होता, नहीं होता है। तो बिफोर द बर्थ या आफ्टर द बर्थ, कहीं पे भी नहीं। अब एक हम तो बिफोर द बर्थ न्यूरॉन के अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, तभी वो डिवाइड करती भी है। और आफ्टर द बर्थ सेंट्रियोल क्या हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है, इसलिए न्यूरॉन कभी भी सेल डिवीजन नहीं की। कह रही बिफोर द बर्थ नहीं होता, आफ्टर द बर्थ हो जाता है। देखा कॉन्फिडेंस लेवल ये, इसको भी डाउट हो गया, अब तो होता है आफ्टर द बर्थ है। देखो ये सीधा सीधा, जानते हो क्यों कंफ्यूजन तुमको हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी तैयारी नहीं है। और तैयारी रहे तो सीधा बताओ, ये कह रही बिफोर द बर्थ एब्सेंट होता है, ये तो कंफ्यूजन में चली गई। पहले चीज बताओ सेंट्रियोल किसको बोलते हैं। अच्छा ये बताओ सेंट्रियोल क्या होता है, ये पता है, अब बता, ये बताएगा अपना, बता बे, तू तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने के पर्पज से आया है? जोर से बोलो। अबे अभी तो गुटखा के रेट तेज से बताया था, अब ये बता तेज से रुकने क्यों लगी गाड़ी है, तू बोल बे, तू बता, तू बता बे। अबे कह रहा है सर ऐसे कुछ होता है, अबे ऐसा कौन सा सेंट्रियोल होता है, कह रहा सर ऐसे कुछ होता है सेंट्रियोल।
बदतमीज कहीं का। अबे ऐसा कौन सा सेंट्रियोल होता है ये? बता सेंट्रियोल के बारे में, बता बे, कौन बताएगा सेंट्रियोल के बारे में? हाँ तू बता। हाँ देखा, ये कह रहा है कुछ ऐसे होता है, हैं बदतमीज कहीं का। सुनो, अगर सेंट्रियोल प्रेजेंट है तो सेल डिवीजन होगा, सेंट्रियोल नहीं है तो सेल डिवीजन नहीं होगा। यहां पे ये जो मियोसिस सेकंड स्टार्ट हुई लेकिन जाके रुक गई, उसका एक ही रीजन बेटा, क्योंकि यहां सेंट्रियोल क्या है, अब्सेंट है। आ जाओ आगे चलते हैं बेटा। अब जब यहां पे सेकेंडरी ऊसाइट बनी, मियोसिस सेकंड स्टार्ट कर लिया, अब ध्यान से देखो, यहां भी रुकी, यहां भी रुकी। ऐसा कुछ मेल के अंदर हुआ था? नहीं, शुरू हुआ खत्म, यहां पता चला रुक गई, फिर यहां पता चला रुक गई। बड़ी मुसीबतें होती हैं, याद रखना, ये मुसीबत से कम नहीं है बेटा महिलाएं। क्लियर? अब यहीं पे क्या होगा, ओवुलेशन होगा, और ओवुलेशन होगा तो अब ये सेकेंडरी ऊसाइट कहां जाएगी? आओ आगे चलते हैं। सेकेंडरी ऊसाइट पहुंचेगी बेटा कहां पे ओवुलेशन के बाद? बोलो यार। अबे याद करो कम वक्त, तो जब हमारी ओवुलेशन होती है तो इनफंडिबुलम जो होती है, इनफंडिबुलम की जो फिंगर से प्रोजेक्शन होती है वो क्या करती है, ओवम को कलेक्ट करती है, और इस सेकेंडरी ऊसाइट को कलेक्ट करके कहां लेके जाएंगी? एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब पे, यही तो जाएगी। अब देखो एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब पे पहुंच गई, तब यहां पे कहानी दो दो चलेंगी। दो केस है, आ जाओ दोनों को समझते हैं। देखो ये रही अपनी सेकेंडरी ऊसाइट जिसको अपन नाम देते हैं ओवम, और ये रहा अपना स्पर्म। देखो अगर सेकेंडरी ऊसाइट ओवुलेशन के बाद पहुंच गई हमारी एम्पुला पे, और अगर उसका दीदार हो गया स्पर्म के साथ, तब तो आगे का काम बनने वाला है। नहीं हुआ दीदार, कुछ नहीं होने। क्लियर? इसका मतलब जैसे ही सेकेंडरी ऊसाइट का ओवुलेशन हुआ, एम्पुला पे पहुंची, तो पहली शर्त आएगी, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, इफ फर्टिलाइजेशन अकर, तो फर्टिलाइजेशन होगा, इसका मतलब क्या होगा, स्पर्म और ओवम दो कहां आएंगे बेटा? पास पास आएंगे। और जब दोनों पास पास आएंगे तो एक चीज याद करो, स्पर्म के पास क्या प्रेजेंट है? दो दो सेंट्रियोल। याद करो, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम क्या करता है? हेल्प करता है क्लीवेज डिवीजन में, और डिस्टल सेंट्रियोल एक्सियल फिलामेंट। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल तुरंत देगा ओवम को, इसके पास जैसे ही बेटा सेंट्रियोल आएगी तुरंत क्या हो जाएगी, यहां से मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाएगी। बड़ी मुसीबत है। अब जाके मियोसिस सेकंड कंप्लीट हुई, और मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगी तो क्या बनेगा बेटा? एक हमारी बनेगी ओवम, जिसको अपन क्या नाम देंगे? ऊटिड नाम देंगे, और एक दूसरी क्या बनेगी अपनी? सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी। याद करो, कुछ फीमेल के अंदर ऐसा केस चला था क्या मेल के अंदर? नहीं, कतई नहीं। अब देखो सेम वही चीज यहां पे भी होगा बेटा। अभी हमने आपको बताया था कि यहां पे साइटोप्लाज्मिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? अनइक्वल होगा। ठीक उसी तरह बेटा यहां पर भी क्या होगा? साइटोप्लाज्मिक डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होगा। एक सेल की साइज बड़ी होगी और दूसरे सेल की साइज छोटी होगी, जो आगे चल के क्या हो जाएगी? ये डीजनरेट हो जाएगी। आगे चल के ये क्या हो जाएगी? डीजनरेट हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, ये तो हमने एक केस बताया, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या जरूरी है फर्टिलाइजेशन होगा? सर मौका मिल गया तो काम होगा, नहीं मौका मिला तो कुछ नहीं होगा। क्लियर? अब यहीं पे बेटा फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? ये लो, कोई बात नहीं, इफ फर्टिलाइजेशन डू नॉट अकर। अब बताओ अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तुमको क्या लग रहा है? मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगी? बोलो यार, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सेकेंडरी oocyte के पास सेंट्रियोल नहीं है। तो क्या होगा बेटा? ओवम जो है सेकेंडरी oocyte स्पर्म की याद में तड़प तड़प के बेटा मर जाएगी। नहीं मरेगी? 100% मर जाएगी यार। ये लो बेटा,
क्या होगी, सेकेंडरी oocyte डीजनरेट हो जाएगी बेटा। और कितने घंटे के बाद, डीजनरेट हो जाएगी आफ्टर 2 डेज। 2 दिन तक इंतजार किया उसने, अभी भी मौका है, आ जाओ। नहीं आए तो हम जान दे देंगे तुम्हारी याद में। और देख लो, उसने जान दे दिया 2 दिन में। मरने नहीं देंगे। नहीं तो मरने नहीं दो, हम कहां कह रहे हैं मरने दो। अगर मरने दोगे तो कभी मियोसिस सेकंड कंप्लीट नहीं होगी। याद रखना, लाइफ में कभी मरने मत देना, कंप्लीट करा देना यार। क्योंकि मियोसिस सेकंड कंप्लीट तो ओवम बनेगा, और साथ ही साथ सेकंड पोलर बॉडी, और सेकंड पोलर बॉडी क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी। लेकिन अब यहीं पे ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन पूछा गया अपने नीट 2016 में। फर्टिलाइजेशन हुआ, अच्छी बात है। फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगी या पहले कंप्लीट होगी? तो आंसर जाएगा अपना जस्ट आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म। जैसे ही स्पर्म एंट्री करना शुरू करेगा, तुरंत का तुरंत कार्यक्रम क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। राइट, स्पर्म ने जैसे ही, ये आई बेटा स्पर्म और ये रही ओवम, स्पर्म ने ओवम को जैसे ही टच किया, कार्यक्रम शुरू। टच होते ही, और टचिंग हुई मतलब अब मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो। क्लियर? अब एक चीज बताओ, फर्टिलाइजेशन हो गया ना, बोलो। हाँ, ये कैसा था पढ़ा, हैप्लॉइड। ओवम कैसी थी, सॉरी सेकेंडरी oocyte कैसी थी, हैप्लॉइड। तो अपना ओवम कैसा बना होगा, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, तो ये भी हैप्लॉइड है। ओवम हैप्लॉइड होता है। ये लो, होगी बेटा ओवम 100% हैप्लॉइड, लेकिन उसके साइटोप्लाज्म में दो दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, जिसको आगे चल के नाम देंगे प्लाज्मोगैमी। याद करो, आपने फंजाई पढ़ा होगा, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस। कुछ याद आ रहा है? तो यहां ओवम जो होगी हैप्लॉइड होगी, लेकिन इस हैप्लॉइड ओवम के पास दो दो न्यूक्लियस होगी, लेकिन अभी सिर्फ प्लाज्मोगैमी हुई है। आगे चल के कैरियोगैमी होगी, तो क्या बनेगा बेटा यहां से, डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। क्लियर हुआ कुछ? आ जाओ। क्या बताया हमने, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स ने जब माइटोसिस किया तो क्या बनाएंगी बेटा, ऊगोनिया बनेंगी। और जो ऊगोनिया बनेंगी, कितने बनेंगी, 7 मिलियन ऊगोनियम का फॉर्मेशन होगा बिफोर द बर्थ या आफ्टर द बर्थ, बिफोर द बर्थ। जितनी भी ऊगोनिया बननी है सारी की सारी कब बनेंगी, बिफोर द बर्थ। आफ्टर द बर्थ एक भी ऊगोनिया का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। फीमेल की अंदर बात करें, क्रोमोसोम कितने होते हैं बेटा, 46। यही तो होता है ना 44 प्लस XX, बोलो यार। तो एक चीज बताओ, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स की बात करो, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कैसा होगा बेटा, 44 प्लस XX होगा। तो एक चीज बताओ, ऊगोनिया जो होगी ये कैसी होगी, बोलो यार, 44 प्लस XX होगी। क्वेश्चन आता है क्यों, क्योंकि याद करो बेटा, माइटोसिस कैसा डिवीजन होता है अपना, इक्वेशनल डिवीजन या रिडक्शनल डिविजनल, इक्वेशनल डिवीजन होता है। क्लियर? अब आगे चल के इसने क्या किया, ग्रोथ किया। तो ग्रोथ होने के बाद क्रोमोसोम का नंबर सेम या अलग अलग, सेम रहेगा। तो ये भी कैसी रहेगी बेटा, 44 प्लस XX रहेगी। लेकिन आगे चल के जब मियोसिस सेकंड कंप्लीट हुआ, तो एक चीज बताओ, मियोसिस फर्स्ट कैसा डिवीजन होती है, इक्वेशनल या रिडक्शनल, बोलो यार, रिडक्शनल डिवीजन होती है। और रिडक्शनल डिवीजन का मतलब सेकेंडरी oocyte कैसी होगी अपनी, हैप्लॉइड होगी। और इसके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर होगा बेटा कैसा होगा, बोलो अब यहां से 22 प्लस X, और इसके पास कैसा होगा, 22 प्लस X होगा। लेकिन ये 22 प्लस X क्या हो जाएगी अपनी, डीजनरेट हो जाएगी। ओवुलेशन होगा, तो ओवुलेशन जब होगा, देखिए बताओ सेकेंडरी oocyte कैसी होगी, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, हैप्लॉइड। क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा बेटा, 22 प्लस X होगा। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, ओवम कैसी थी अपनी, हैप्लॉइड थी, इसके पास कैसा प्रेजेंट था बेटा, 22 प्लस X होगा। लेकिन ये जो जाइगोट होगी, अब जाइगोट कैसी होगी आप डिसाइड नहीं करोगे, ये डिसाइड होगा कि मेल का कौन सा स्पर्म जाके फर्टिलाइज हुआ है। क्लियर?
अच्छा एक चीज बता दो, सेकंड पोलर बॉडी कैसी होगी बेटा? ये भी हैप्लॉइड होगी और कैसी होगी? 22 प्लस एक्स होगी, लेकिन ये कैसी हो जाएगी? डीजनरेट हो जाएगी। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि सर फीमेल के अंदर एक प्राइमरी ऊसाइड से क्या बनेगी? बोलो यार, एक सेकेंडरी ऊसाइड बनेगी, और एक सेकेंडरी ऊसाइड से क्या बनेगी बेटा? एक ओवम बनेगी। क्लियर हुआ कुछ? क्या मेल के अंदर ऐसा हो रहा था? नहीं। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मेल में कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट? दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से चार स्पर्मेटोजोआ बन रहे थे। क्लियर? अब एक चीज बताओ, यहां पे कौन सी मियोसिस हुई बेटा अपनी? मियोसिस फर्स्ट। यहां पे कौन सी मियोसिस? मियोसिस सेकेंड। तो कितनी मियोसिस चली बेटा? एक मियोसिस चली। चलो, हमने बताया था एक अगर 100 स्पर्म बनाने कितने मियोसिस डिवीजन चाहिए? 100 स्पर्म बनाने के लिए 4 मियोसिस, 25 मियोसिस चाहिए। 100 ओवम बनाने के लिए 100 मियोसिस चाहिए। क्वेश्चन है 100 जाइगोट बनाना है, कितने मियोसिस डिवीजन चाहिए? 100 जाइगोट बनाना है तो कितने मियोसिस चाहिए? 1। पक्का? 100 ही तो होगा। वो देखो, तू पहले काम कर, सुरती कम खाया कर, तो दिमाग नहीं काम करता। जाइगोट बनाना है ना? जिसको ना समझ में समझ लो। हालांकि ये क्वेश्चन अपने एम्स का पूछा गया क्वेश्चन है, तुम्हारे नोट्स में डायरेक्ट लिखा गया है, आंसर तक लिखा गया है उसमें, है ना? जाइगोट कितने बनाने हैं? 100। पक्की बात? 100 जाइगोट बनाने के लिए स्पर्म कितने चाहिए पहले ये बता दो, बोलो। 100 जाइगोट स्पर्म चाहिए, ओवम कितने चाहिए? 100 चाहिए, यही तो चाहिए ना। अब बताओ 100 स्पर्म बनाने के लिए कितने मियोटिक डिवीजन? 25। और 100 ओवम बनाने के लिए 100 मियोटिक डिवीजन। तो कितने मियोटिक डिवीजन हो गए टोटल? 125 मियोटिक डिवीजन हो गए। समझ में आया? 100 देवी है। हाँ, पी के आई हो। चलो, किसी को oogenesis में कोई समस्या, कोई परेशानी? पक्का? चल आगे चलते। न्यू टॉपिक आएगा बेटा अब, फॉलिक्यूलोजेनेसिस। आंखें खुली हुई, नजरें सबकी बोर्ड पर, कान खुले हुए, सारी चीजें जितना सोच रहे हो, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, सब छोड़ दो कुछ टाइम के लिए। राइट? क्योंकि अब वो टॉपिक है, थोड़ी सी लापरवाही पूरा उड़ जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। फॉलिक्यूलोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल। इसलिए कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाओ बेटा, सिर्फ और सिर्फ पूरा ध्यान यहां होना चाहिए। अब चलो आ जाओ, क्या होता है फॉलिकल्स, पहले इसके बारे में अपन समझते हैं। क्या अभी तक हमने कहीं फॉलिकल्स की बात की है? नहीं। या तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, या तो प्राइमरी oocyte, या तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, या तो सेकेंडरी oocyte। इसी की तो बात हुई ना, कहीं फॉलिकल की बात हुई? नहीं बात हुई। आ जाओ समझते हैं इसके बारे में। देखो, फॉलिकल फॉलिकल चिल्लाते रहते हैं, ये होती है ओवेरियन फॉलिकल, ये होती है ओवेरियन फॉलिकल। फॉलिकल का मतलब क्या होता है बेटा? देखो, जब फीमेल oocyte जो है बेटा सराउंडेड हो जाए एग मेम्ब्रेन से, तब इसी को अपन क्या नाम देते हैं? फॉलिकल नाम देते हैं। जब oocyte के ऊपर, अब वो oocyte कोई भी हो सकती है, प्राइमरी oocyte हो या सेकेंडरी oocyte है, अगर वो एग मेम्ब्रेन से सराउंडेड हो गई तो उसी को क्या नाम देंगे आप? फॉलिकल नाम देंगे। अब ये जो एग मेम्ब्रेन है बेटा, कौन कौन सी एग मेम्ब्रेन हो सकती है? जोना पेलुसिडा की लेयर हो सकती है, कोरोना रेडिएटा हो सकती है, या फिर मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा हो सकती है। ये तीनों के तीनों एक मेम्ब्रेन है। अभी हम जानेंगे ये क्या है बेटा, थोड़ा देर सब्र रखो बस। राइट?
अगर oocyte के ऊपर एक मेम्ब्रेन आ जाए तब उसी को आप क्या नाम देते हो, फॉलिकल्स नाम देते हैं। अब वो फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल होगी, सेकेंडरी फॉलिकल होगी, टर्शियरी फॉलिकल होगी या ग्राफियन फॉलिकल होगी, आगे चल के अपन जानेंगे। क्लियर? अब आ जाओ कहानी स्टार्ट करते हैं बेटा। ये पूरी की पूरी प्रोसेस कहां होगी, फॉलिकुलोजेनेसिस कॉर्टेक्स ऑफ ओवरी में होगी। क्लियर? चलो कहानी आती है बेटा, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ आलमंड शेप ओवरी। कुछ याद आ रहा है? पढ़ के आए थे। चलो मैंने बताया था कि ओवरी जो होती है बेटा, इसकी जर्मिनल इपिथेलियम को कौन सी इपिथेलियम नाम देते हो बेटा, क्यूबॉइडल इपिथेलियम। कुछ याद आया? ये होती है बेटा थिन जर्मिनल इपिथेलियम, और ये जो थिन जर्मिनल इपिथेलियम है यही आगे चल के क्या कराएंगी, उगोनिया का फॉर्मेशन कराएंगी। बेसिकली ये जो सेल बनी हुई है ये है बेटा क्यूबॉइडल इपिथेलियम, और इसी क्यूबॉइडल इपिथेलियम को अपन क्या नाम देते हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल नाम देते हैं। याद करो मैंने बताया था कि जो ओवरी होती है इसमें दो दो रीजन होते हैं बेटा, बाहर की तरफ कॉर्टेक्स होती है और इनर की तरफ क्या होती है, मेड्यूला होती है। क्लियर? और यहीं पे क्या होता है बेटा, ये जो हमारी बेटा पूरी की पूरी प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है यहां पे बल्क में क्या बनाएंगी, उगोनिया बनाएंगी। और कितने उगोनिया का फॉर्मेशन होगा, 7 मिलियन उगोनिया का फॉर्मेशन होगा। यही उगोनिया आगे चल के क्या बना रही है, ध्यान से देखो यहां पे उगोनिया ने क्या बनाया, प्राइमरी oocyte बनाई। बस इतना समझ गए? आ जाओ आगे की कहानी अब शुरू होगी, क्या होती है प्राइमरी फॉलिकल। यहां तक तुम समझ गए ना? अब यही उगोनिया आगे चल के बनाएंगे अपनी प्राइमरी फॉलिकल, फिर आगे सेकेंडरी फॉलिकल, फिर आगे टर्शियरी फॉलिकल, फिर आगे अपनी गर्लफ्रेंड आएगी। क्यों? ग्राफियन फॉलिकल आएगी। ये ग्राफियन फॉलिकल बस्ट करेगा जिसके वजह से सेकेंडरी oocyte बाहर की तरफ आएगी, सेकेंडरी oocyte बाहर, बाकी बचा हुआ पोर्शन आगे क्या बनाएगी, कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगी। क्लियर? ये बोलो यार। हाँ कैसे बनेगी, क्या होगा, आ जाओ वन बाय वन कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होगी यहां से बेटा, राइट? चलो अब सबका ध्यान सिर्फ यहां पे होना चाहिए। मैंने बताया जितनी चीजें सोच रहे हो सबको कुछ देर के लिए अवॉइड कर दो। सबसे पहले आएगी अपनी कौन सी इपिथेलियम, क्यूबॉइडल इपिथेलियम, जिसको आपने क्या नाम दिया है बेटा, प्राइमोर्डियल जर्म सेल नाम दिया है। राइट? ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है बेटा, एक चीज बताओ, यही क्या है अपनी गैमेट फॉर्मिंग सेल्स है फीमेल में। बोलो यार, इसे को अपन क्या नाम देते हैं, फीमेल जर्म सेल नाम देते हैं। इसी को तो नाम देते हो ना फीमेल जर्म सेल। अब ये जो फीमेल जर्म सेल्स है बेटा, ये क्यूबॉइडल इपिथेलियम क्या बनाती हैं, आउटर कवरिंग ऑफ ओवरी, ये टेस्टिस ओवरी, ये क्या बनाएंगी, आउटर कवरिंग ऑफ ओवरी का फॉर्मेशन करेंगी। ये जो क्यूबॉइडल इपिथेलियम है, ये क्यूबॉइडल इपिथेलियम सभी के सभी क्या करेंगी बेटा, माइटोसिस डिवीजन करेंगी। क्या करेंगी, माइटोसिस डिवीजन करेंगी। और जब माइटोसिस डिवीजन करेंगी तो यहां से किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, उगोनिया का फॉर्मेशन होगा। यही तो पढ़ के आए हो ना, क्या बनेगी बेटा, उगोनिया का फॉर्मेशन होगा। और ये जो उगोनिया बनेंगी बेटा, कितनी बनेंगी उगोनिया, फटाफट बोल दो, 7 मिलियन उगोनियम का फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया बेटा, माइटोसिस डिवीजन किया। तो कौन सा फेज आया, ये मल्टीप्लिकेशन फेज आया। ये लो बेटा, अपनी जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो मल्टीप्लिकेशन होने के वजह से क्लस्टर्स ऑफ क्या बनेंगी, अपनी उगोनिया बनेंगी। और क्लस्टर्स ऑफ उगोनिया आपके सामने नंबर लिखा गया है बेटा, कितनी बनेंगी, 7 मिलियन। और ये जो पूरी की पूरी उगोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, ये कब कंप्लीट हो जाएगी बेटा, 25th वीक ऑफ इंट्रा यूटराइन लाइफ। यानी कि जो प्रेगनेंसी होती है, पहली चीज एक चीज दिमाग में बिठाना कि जो किसी फीमेल में प्रेगनेंसी होती है वो 36 मंथ की होती है। 36 मंथ की होती है, 36 वीक की होती है।
वह 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, पता चला 4 साल तक बच्चा ही नहीं हो रहा है, टेंशन में चला जाएगा बेचारा। सर क्या करें, कुछ कमी है क्या मेरे में, बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, कोई बात नहीं, मेरे पास ले आ बच्चा, 2 बच्चा होगा, है ना। देखो अबे मैं इलाज कराऊंगा, तुमने जो सोचा वो ज्यादा गलत था, उसके लिए तो अपना काफी है। ठीक है सुनो, 25th ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ तक पूरी की पूरी ओगोनिया फॉर्म हो जाएंगी, और याद रखना आफ्टर द बर्थ एक भी ओगोनिया नहीं बनेंगी। अगर एक बार बर्थ हो गया तो कभी भी ओगोनिया का फॉर्मेशन नहीं होगा। आफ्टर द बर्थ नो मोर ओगोनिया फॉर्म या एडेड आफ्टर द बर्थ। ये जितनी भी कहानी बननी है सब कब तक बन जाएंगी बेटा, 25th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में ओगोनिया बन के तैयार हो जाएंगी। और कितनी बनी हुई है, 7 मिलियन बनी हुई। अब देखो आपने पढ़ा ओगोनिया आगे चल के क्या स्टार्ट करेगी, बोलो, मियोसिस से अपना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ाएगी, तो क्या बनेगी अपनी प्राइमरी oocyte बनेगी, यही तो बात है ना। आ जाओ नेक्स्ट आएगी अब यहां से अपनी एक नया टॉपिक जिसको अपन नाम देंगे अब ओगोनिया से बनेगी अपनी प्राइमरी फॉलिकल। अब ध्यान से समझियो बेटा, बिल्कुल इधर उधर मत करियो, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा अब तुझे। देखो प्राइमरी फॉलिकल हर महीने क्या करेगी बेटा, एक ओगोनिया ग्रो करेगी, राइट। और जब एक ओगोनिया ग्रो करेगी और ग्रो करने के साथ साथ क्या स्टार्ट करेगी बेटा, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट करेगी। ये लो, एक ओगोनिया ने ग्रो किया और क्या स्टार्ट किया, मियोसिस फर्स्ट। एवरी मंथ एक ओगोनिया अपनी साइज को बढ़ाएगी, यानी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ेगा और क्या स्टार्ट करेगी, मियोसिस फर्स्ट। लेकिन क्या ये मियोसिस फर्स्ट कभी कंप्लीट होती है, नहीं, ये क्या होगी बेटा, अरेस्टेड हो जाएगी। और किस में अरेस्टेड होगी, बोलो यार, प्रोफेस फर्स्ट में, राइट। और प्रोफेस फर्स्ट के किस स्टेज में करके कंप्लीट रुकी हुई है बेटा, डिप्लोटीन स्टेज। अभी पूरा यही पढ़ रहे हैं, कहानी अब यहां से चेंज होना शुरू हो जाएगी बेटा, कि हर महीने एक ओगोनिया ने क्या किया, ग्रो किया और मियोसिस डिवीजन स्टार्ट किया, जिसकी वजह से क्या बनी अपनी प्राइमरी oocyte बनी। यही तो बनी है ना। ये लो, जो ओगोनिया ने डेवलप करने के बाद मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट कर लिया, इसी को आपने क्या नाम दिया बेटा, प्राइमरी oocyte नाम दिया, राइट। अब ध्यान से देखना, तुम बताओ अब कि ओगोनिया का नंबर कितना है टोटल, 7 मिलियन है, उसमें से कितने ने ग्रो किया और या मियोसिस स्टार्ट किया, एक ने, राइट। बाकी पूरा का पूरा 6.99 मिलियन अभी भी सेव्ड है, बोलो यार। जिसने ग्रो किया, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट किया, उसने क्या बनाया, प्राइमरी oocyte। ये लो बेटा, इसने बनाया प्राइमरी oocyte बनाया। बाकी 6.99 मिलियन ओगोनिया बची हुई है, चली गई, बची है। जो ओगोनिया बची है बेटा, सारी की सारी ओगोनिया क्या करेंगी, इसी के ऊपर जाके मेम्ब्रेन बनाएंगी। ये लो, अब सारी की सारी ओगोनिया क्या होंगी, इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन बनाएंगी, और ये जो चारों तरफ मेम्ब्रेन बनेगी इसी को नाम देते हैं बेटा मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा। ये रही अपनी 6.99 मिलियन ओगोनिया, जिसने क्या बनाया बेटा, मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा बनाई। यहां तक किसी को डाउट है, बोलो। एक ओगोनिया ने क्या किया, ग्रो किया, मियोसिस स्टार्ट की और जाके अरेस्ट हो गई प्रोफेस फर्स्ट में। बाकी जितनी भी ओगोनिया थी इसके चारों तरफ क्या बनाई बेटा, कवरिंग बनाई, जिसको नाम दिया मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा नाम दिया। क्लियर। अब देखो प्राइमरी oocyte के ऊपर चारों तरफ क्या आ गया, मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा आ गया,
और जब भी प्राइमरी oocyte सराउंडेड हो जाए मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा से, इसी को अपन क्या नाम देते हैं, प्राइमरी फॉलिकल नाम देते हैं। नोट्स खोल के रखो, एक एक पॉइंट अपने आप भेजे में घुसता चला जाएगा। क्लियर, कि जब भी प्राइमरी oocyte सराउंडेड हो जाए मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा से और साथ ही साथ जोना पेलुसिडा से, इसी को क्या नाम देते हैं अपन, प्राइमरी फॉलिकल नाम देते हैं। अब देखो यहां पे एक लेयर यहां पे व्हाइट कलर से बनी हुई है, इस लेयर को नाम देते हैं जोना पेलुसिडा की लेयर। ये जो जोना पेलुसिडा की लेयर है बेटा, ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई लेयर है। हमारी एनसीईआरटी इसके बारे में लिखती है बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन मेम्ब्रेन यहां पे अपीयर बिटवीन मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा एंड प्राइमरी oocyte, जो कि नॉन सेलुलर होती है बेटा, क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई है। नीट 2016 का यही क्वेश्चन था आपके। क्लियर, कितनी उगोनिया बनी है टोटल, 7 मिलियन। उसमें से एक ने क्या बना लिया, प्राइमरी oocyte, बाकी सब ने उसके ऊपर क्या बनाया, मेम्ब्रेन बनाया। क्लियर, तब इसी को क्या नाम दिया आपने, प्राइमरी फॉलिकल नाम दिया। अब देखो ओवरी के अंदर जो बर्थ के टाइम पे जो प्राइमरी फॉलिकल होती है बेटा, ये 2 मिलियन परजेंट होती है। कितना परजेंट है, 2 मिलियन, ये बर्थ के टाइम पे परजेंट है बेटा। क्लियर है, लेकिन एक चीज बताओ, क्या बर्थ आते ही अपनी म्योसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है, नहीं। कब कंप्लीट होती है, प्यूबर्टी आने पर। तो क्या होगा बेटा, जब बर्थ से प्यूबर्टी तक पहुंचते हैं ना, तो प्यूबर्टी आते आते ये जो 2 मिलियन अपनी बेटा फॉलिकल्स परजेंट थी, 2 मिलियन कौन परजेंट था, प्राइमरी फॉलिकल्स परजेंट थी ओवरी में। ये 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल बचती कितनी है बेटा, 60 से लेकर 80,000 पर ओवरी बचती है। ये लो गेस करके देखो कितना थी अपनी, 2 मिलियन। अब क्वेश्चन आएगा सर आपने यहां बताया 7 मिलियन, लेकिन ये 7 मिलियन क्या बताया था, उगोनिया बताया था। ये किसकी बात हो रही है, प्राइमरी फॉलिकल, क्योंकि बाकी लोग इसकी कवरिंग बना रहे हैं बेटा। क्लियर, तो जिस समय फीमेल में बर्थ होता है, बर्थ के समय कितनी प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट होती है, 2 मिलियन प्रेजेंट होती है। लेकिन जब ये बेटा, अब ध्यान से देखो, बर्थ के समय 2 मिलियन थी दोनों मिला के ओवरी में, यानी 1-1 मिलियन एक ओवरी में थी। प्यूबर्टी आई तो प्यूबर्टी कितने साल में आती है, 11 to 14 ईयर के बीच में। कितनी बची बेटा, 60,000 से 80,000 पर ओवरी बची। बाकी की पूरी क्या हो गई, डीजनरेट हो गई। बाकी की पूरी क्या हो गई बेटा, डीजनरेट हो गई। और इस दौरान जो फॉलिकल्स बेटा डीजनरेट हुए हैं, इस प्रोसेस को अपन क्या नाम देते हैं, फॉलिकुलर एट्रेजिया नाम देते हैं। इसको क्या नाम देते हैं बेटा, फॉलिकुलर अट्रेजिया, या सीधा सीधा सिर्फ अट्रेजिया नाम दे तब भी ठीक है, फॉलिकुलर अट्रेजिया। प्यूबर्टी, बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक में जितनी प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेट हो जाती है, इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, फॉलिकुलर अट्रेजिया नाम देते हैं। अब देखो प्यूबर्टी के टाइम पे कितनी बची हुई है, 60 to 80,000। हर महीने एक डिवाइड करेंगी, बोलो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि जिस समय सारी की सारी फॉलिकल खत्म हो जाएंगी। बोलो यार, इनका नंबर फिक्स हो चुका है। फीमेल में अब क्या एक भी उगोनिया बन सकती है क्या, नहीं बन सकती। जितना बनना था कब बन गई, बर्थ से पहले। अब क्या होगी, ये जो 60 से 80,000 है, ये सारी की सारी क्या होंगी बेटा, धीरे धीरे आगे चल के ये ग्रो करती जाएंगी, म्योसिस करती जाएंगी। एक टाइम आएगा, एक टाइम के बाद इनका नंबर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और जब फीमेल में बेटा मेनोपॉज होता है ना, तो मोनोपोज के समय पर एक भी क्या होती है, फॉलिकल नहीं होती है। नो फॉलिकल्स इन ओवरी, एक भी फॉलिकल ओवरी में नहीं होती, इसलिए फीमेल में मेस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाती है, रुक जाती है, जिसको नाम देते हैं मेनोपॉज। क्लियर, लेकिन क्या मेल में ऐसा कोई करेक्टर था, मैंने बताया था मेल के अंदर एक स्पर्मेटोगोनियम हमेशा रिजर्व रहेगी, जो कि लाइफ लॉन्ग क्या करवाएगी, गैमेटोजेनेसिस करवाएगी। लेकिन फीमेल में लाइफ लॉन्ग गैमेटोजेनेसिस नहीं हो सकता। फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ कितनी होती है बेटा, 45 से 50 साल तक होती है।
क्वेश्चन आता है सर क्यों 45 से 85 साल तक होती है? क्योंकि बेटा ध्यान से देख लो, 60,000 से 80,000 परसेंट ही है क्या अपनी प्राइमरी फॉलिकल। जब तक ये है तब तक ये आगे डिवाइड करती रहेंगी, ओवुलेशन होता रहेगा। जिस दिन इनका नंबर खत्म उस दिन ओवुलेशन होना बंद हो जाएगा। क्लियर है? आ जाओ, अब ये प्राइमरी फॉलिकल बनी, इस प्राइमरी फॉलिकल से आगे चल के क्या बनेगी बेटा? सेकेंडरी फॉलिकल बनेंगी। आ जाओ, अब सेकेंडरी फॉलिकल समझते हैं। देखो मैंने आपको बताया प्राइमरी फॉलिकल बनी, प्राइमरी फॉलिकल किसको नाम दिया बेटा? जब प्राइमरी oocyte किससे सराउंडेड हो गए? जोना पेलुसिडा और मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा से, तो इसको अपन क्या नाम देते हैं? प्राइमरी फॉलिकल नाम देते हैं। क्लियर? अब एक चीज बताओ, प्यूबर्टी आएगी जब, तो प्यूबर्टी आने के बाद कौन सा हार्मोन बढ़ेगा? बोलो यार, एफएसएच बढ़ेगा। ये लो, जब प्यूबर्टी आती है तो प्यूबर्टी आने के वजह से एफएसएच का लेवल बढ़ेगा। अब ध्यान से देखो, एफएसएच का पूरा नाम बता दो थोड़ा तो। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम को पकड़ना, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी फॉलिकल्स की साइज बढ़ाएगा या घटाएगा? बढ़ाएगा। ये लो बेटा, जब सेकेंडरी फॉलिकल की बात करेंगे, प्राइमरी फॉलिकल में आपको क्या दिखा? एक प्राइमरी oocyte है और एक लेयर किसकी प्रेजेंट है? मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा की। यही तो है ना। अब क्या होगी बेटा? धीरे धीरे यहां पे फॉलिकल्स की साइज क्या होगी बेटा? oocyte की साइज, oocyte की साइज इंक्रीज होगी बेटा, और oocyte की साइज इंक्रीज होगी, साथ ही साथ जो अपनी मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा है, ये अभी आपको एक लेयर में दिखी थी, अब ये कैसी हो जाएंगी बेटा? मल्टी लेयर्ड हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? ये मल्टी लेयर्ड हो जाएंगी। आ जाओ समझते हैं। ये हमने बनाया एक, क्या है अपनी? ये प्राइमरी oocyte, राइट। और इस प्राइमरी oocyte के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट है जिसको आपने क्या नाम दिया है? जोना पेलुसिडा। अब ध्यान से देखना, आगे सारी ये चीजें काम आएंगी। अब इसके ऊपर एक लेयर में क्या प्रेजेंट थी अभी तक? मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा। लेकिन यहां पे मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा कैसी हो जाएंगी बेटा? बोलो यार, मल्टी लेयर्ड हो जाएगी। क्यों मल्टी लेयर्ड हो गई? कौन सा हार्मोन बढ़ गया बेटा? बोलो, एफएसएच का लेवल बढ़ा, इसके वजह से मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा कैसी हो गई? अपनी मल्टी लेयर्ड हो गई। कैसे पहचानेंगे सर कौन प्राइमरी फॉलिकल कौन सेकेंडरी फॉलिकल? जिसके अंदर प्राइमरी oocyte पे सिर्फ एक मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा, और प्राइमरी फॉलिकल जिसके अंदर प्राइमरी oocyte के ऊपर एक से ज्यादा मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा, उसको क्या नाम देंगे अपन? सेकेंडरी फॉलिकल। आ जाओ। हाँ, जो रिमेनिंग उगोनी है वही है बेटा। ये अरे भैया, इनकी साइज बढ़ रही है इसलिए मल्टी लेयर्ड होती चली जा रही है, नंबर नहीं बढ़ेगा। साइज बढ़ने की वजह से मल्टी लेयर्ड होती चली गई। क्लियर? आ जाओ, देखो, एक इनके ऊपर फीका लेयर आना शुरू होती है, लेकिन अभी भी कैसी रहती है? इनडिस्टिंक्ट रहती है। हमारी एनसीईआरटी लिखती है अ न्यू थीका लेयर स्टार्ट अपीयरिंग बट इनडिस्टिंक्ट। आ तो रही है लेकिन अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाई। आप नोट्स खोल के रखो, उसमें सारी चीजें लिखी गई हैं। एक न्यू थिकर लेयर अपीयर होना शुरू हुई, लेकिन अभी भी कैसी है? इनडिस्टिंक्ट है। इसका मतलब भी पूरी तरह से आ नहीं पाई। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, प्यूबर्टी आई तो एफएसएच बढ़ा। क्लियर है? तो एक चीज बताओ, प्यूबर्टी आई, एफएसएच बढ़ेगा, तो प्यूबर्टी पे ही तो मियोसिस फर्स्ट फीमेल में कंप्लीट होती है। बोलो यार। अब इसके वजह से, इस सेकेंडरी फॉलिकल के वजह से अब क्या बनेगी? अपनी टर्शरी फॉलिकल, राइट। और टर्शरी फॉलिकल जब बनेगी तो याद रखना, प्यूबर्टी का समय है, इस समय क्या होगी बेटा? मियोसिस फर्स्ट क्या हो जाएगी अपनी? बोलो यार, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। और मियोसिस फर्स्ट जब कंप्लीट होती है तो क्या क्या बनता है? थोड़ा बता दो तो। एक बनता है सेकेंडरी oocyte, और एक क्या बनती है? फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी कभी ग्रोथ करती है क्या? नहीं। ये क्या हो जाती है बेटा? डीजनरेट हो जाती है। क्यों डीजनरेट हो जाती है? रीजन बताओ।
साइटोप्लाज्मिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है, अनइक्वल, इसके अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यू कम, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट कम, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी। अभी तक आपने पढ़ा सब में क्या प्रेजेंट थी, प्राइमरी oocyte। अब यहां क्या मिलेगा, सेकेंडरी oocyte। टर्शियरी फॉलिकल की पहचान, ये लो बेटा, सबसे पहले अंदर की तरफ कौन सी oocyte, सेकेंडरी oocyte। अभी तक दोनों में क्या प्रेजेंट थी, कौन सी oocyte प्रेजेंट थी, प्राइमरी oocyte। अब यहां से कौन सी oocyte आ गई बेटा, सेकेंडरी oocyte आ गई। क्लियर। अब एक चीज बताओ, यहां पे आपने पढ़ा कि सर प्राइमरी oocyte के ऊपर कौन सी लेयर प्रेजेंट है, जोना पेलुसिडा। ये लो बेटा, ये कौन सी लेयर होगी अपनी, जोना पेलुसिडा की लेयर होगी, राइट। अब उसके बाद मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा यहां पे कैसी है अपनी, बोलो यार, मल्टी लेयर्ड। तो यहां भी कैसी होंगी मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा, मल्टी लेयर्ड होंगी। ये लो, ये अपनी मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा जो कि क्या है बेटा, मल्टी लेयर्ड है। आ जाओ समझते हैं के बारे में। सुनो, अब ध्यान से देखो, यहां पे मैंने बताया था एक लेयर अपीयर होना शुरू है जिसको क्या नाम दिया, थीका लेयर, लेकिन अभी कैसी थी, इनडिस्टिंक्ट थी। लेकिन जब टर्शियरी फॉलिकल में पहुंचेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगी बेटा, थीका लेयर कंप्लीटली आ जाएगी बेटा। एक आएगी अपनी थीका एक्सटर्ना और एक आएगी थीका इंटरना। बाहर की लेयर कौन सी है अपनी, थीका एक्सटर्ना, और अंदर की तरफ कौन सी लेयर प्रेजेंट होगी, थीका इंटरना प्रेजेंट होगी, राइट। पहली पहचान सेकेंडरी टर्शियरी फॉलिकल कैसे पहचानेंगे, जिसके अंदर सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट हो और मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा मल्टी लेयर्ड हो, साथ ही साथ थीका की लेयर प्रेजेंट हो, उसी को क्या नाम देते हैं, टर्शियरी फॉलिकल नाम देते हैं। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर बेटा एक छोटी सी कैविटी बनती है जिसको अपन क्या नाम देते हैं, एंट्रम कैविटी नाम देते हैं। क्वेश्चन आता है, सर ये एंट्रम कैविटी कैसे बन गई, रीजन बताओ। प्यूबर्टी आएगी तो एफएसएच के साथ साथ कौन सा हार्मोन बढ़ेगा बेटा, एलएच भी तो बढ़ेगा। एफएसएच का काम है फॉलिकल का डेवलपमेंट कराना, लेकिन एलएच क्या करेगी, इन सेल्स का अरेंजमेंट करना शुरू कर देगी। जब एलएच हार्मोन आएगी सभी के सभी सेल्स को क्या करने लगेंगे, अरेंज करने लगेंगे, और अरेंज होने के वजह जो छोटी सी कैविटी बनती है इसे क्या नाम देते हैं, एंट्रम कैविटी। इन सभी सेल्स के बीच में एक छोटी सी कैविटी बनेगी जिसको नाम देते हैं एंट्रम कैविटी। और कैविटी बनी क्यों, क्योंकि यहां पे फ्लूइड आ गया जिसको नाम देते हैं लिक्वर फॉलिकुलाई। क्वेश्चन आता है कहां से आई ये फ्लूइड, इन सेल्स के बीच में जो फ्लूइड है बेटा, इनको सबको किनारे करके उस फ्लूइड को एक साइड में ले आती है एलएच, जिसके वजह से जो कैविटी बनती है उसको अपन क्या नाम देते हैं, एंट्रम कैविटी। ध्यान से देखो, एक आई थीका एक्सटर्ना और एक आई थीका इंटरना। ये जो थीका इंटरना है बेटा, इसी से एक हार्मोन सिक्रिट होता है जिसको अपन क्या नाम देते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन। कहां से सिक्रिट होगी बेटा अपनी, थीका इंटरना से कौन सा हार्मोन सिक्रिट होगी, एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रिट होगी। क्लियर है। अब इसके बाद टर्शियरी फॉलिकल के बाद नेक्स्ट जो फॉलिकल बनेगी इसको अपन क्या नाम देंगे, ग्राफियन फॉलिकल नाम देंगे। अब आ जाओ ग्राफियन फॉलिकल की बात करते हैं बेटा। जब ग्राफियन फॉलिकल की बात करते हैं ना, तो इस ग्राफियन फॉलिकल के टाइम पर दो हार्मोन का लेवल बिल्कुल पीक पे होता है, एक होता है एफएसएच और एक होता है एलएच, दोनों पीक पे होते हैं। और इन दोनों के पीक पे होने के वजह से इसकी साइज क्या हो जाती है बेटा, बड़ी हो जाती है। ये लो, ये है एकदम फुल साइज में ग्राफियन फॉलिकल। अब एक चीज बताओ, जब ग्राफियन फॉलिकल के फुल साइज की बात करते हैं, ये कौन सी हमारी लेयर प्रेजेंट होगी, मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा होगी, राइट। ये लो, ये है अपनी पूरी की पूरी मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा। अब एक चीज बताओ, मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा के बाहर कौन सी लेयर प्रेजेंट होगी, एक होगी थीका इंटरना और एक कौन सी लेयर प्रेजेंट होगी, थीका एक्सटर्ना, राइट।
सुनो, एफएसएच और एलएच बिल्कुल पीक पे है, तो एफएसएच के वजह से साइज क्या होगी फॉलिकल की, बढ़ेगी। लेकिन एलएच भी तो पीक पे है, एलएच पीक पे होने की वजह से बेटा इस एंट्रम कैविटी की साइज क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और जब एंट्रम कैविटी की साइज बढ़ेगी, इसके वजह से जो हमारी सेकेंडरी oocyte है बेटा, ये एक कॉर्नर में शिफ्ट हो जाएगी। सेकेंडरी oocyte हमारी कहां शिफ्ट हो जाएगी, एक कॉर्नर में शिफ्ट हो जाएगी। अब इस सेकेंडरी oocyte को अभी भी कवरिंग चाहिए, तो कुछ मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा हमारे कॉर्नर में अरेंज रहेंगे और कुछ मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा आएंगे बेटा हमारे सेकेंडरी oocyte की चारों तरफ की क्या बनाएंगे, कवरिंग बनाएंगे। और ये जो हमारे सेकेंडरी oocyte के तरफ आके जो नई कवरिंग बनाना शुरू किए मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा, इसी को अपन क्या नाम देते हैं, क्यूमुलस oophorus नाम देते हैं। इसी को क्या नाम देते हैं अपन, क्यूमुलस oophorus नाम देते हैं। ये तो बाहर की तरफ से बनती है बेटा क्यूमुलस oophorus, लेकिन इसी में बेटा अंदर की तरफ यही हमारी क्यूमुलस oophorus यहां पे सेल्स की तरह अरेंज होती हैं, क्यूबॉइडल सेल्स या फिर रेडियल फॉर्म में अरेंज होती हैं। ये जो रेडियल फॉर्म में अरेंजमेंट होता है, इसी को अपन क्या नाम देते हैं, कोरोना रेडिएटा नाम देते हैं। इसको अपन क्या नाम देते हैं, कोरोना रेडिएटा नाम देते हैं। और ये जो कोरोना रेडिएटा बनेंगी, इसी कोरोना रेडिएटा से पहले एक और लेयर प्रेजेंट होती है, जो कौन सी लेयर होती है अपनी, जोना पिलोसिडा की लेयर। अब ध्यान से देखो, ये कौन सी लेयर है अपनी, थीका एक्सटर्ना। ये कौन सी है, थीका इंटरना। ये क्या है अपनी, मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा। ये कौन सी लेयर मिली, जोना पिलुसिडा, जो चारों तरफ इसके तरफ कैवरिंग बनाए, क्यूमुलस oophorus। यही क्यूमुलस oophorus रेडियल फॉर्म में अरेंज हुए, जिसको नाम दिया कोरोना रेडिएटा नाम दिया। क्लियर। अब ध्यान से देखो, ये क्या है अपनी बड़ी सी एंट्रम कैविटी। ये आपको जो बड़ी सी स्पेस नजर आ रही है, ये क्या है बेटा, एंट्रम कैविटी। अब ध्यान से देखो, जब इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था तो एंट्रम कैविटी की साइज छोटी थी, लेकिन एलएच बढ़ने की वजह से क्या हुआ बेटा, एंट्रम कैविटी की साइज बढ़ती चली जा रही है। और एक चीज याद रखना, जब एंट्रम कैविटी की साइज बढ़ेगी तो फॉलिकल्स की भी साइज बढ़ेगी। लेकिन फॉलिकल्स की साइज बढ़ने की एक लिमिट है बेटा, एक लिमिट तक ये भी बढ़ेगी, उसके बाद ये बढ़ना बंद कर देगी। ये जो एंट्रम कैविटी है बेटा, इसके अंदर एक फ्लूइड बनता है, जिसको अपन नाम देते हैं लिक्वर फॉलिकुलाई नाम देते हैं। अब बताओ, जब इसके अंदर आप कंटिन्यू फ्लूइड भरते चले जाओगे, कंटिन्यू आप फ्लूइड भरते चले जा रहे हो, तो एक टाइम के बाद तो इसका प्रेशर बढ़ेगा, और जब ये प्रेशर बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगी बेटा, फट के फ्लावर हो जाएगी। क्लियर। और जैसे ही बेटा पूरी की पूरी ग्रेफियन फॉलिकल फटेगी, उसमें से इतना पार्ट निकल के बाहर आ जाएगा। क्लियर है। अब ध्यान से देखना, ग्रेफियन फॉलिकल की जब अपन बात करते हैं, जब अपन 14th डे आप ओवुलेशन पे पहुंचते हैं बेटा, तो 14th डे आप ओवुलेशन के पहुंचने के बाद कौन सा हार्मोन बढ़ता है, एफएसएच और एलएच का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और 14th डे ऑफ ओवुलेशन पे क्या होती है बेटा, एलएच पीक पे होती है। और जब एलएच पीक पे होती है बेटा, तो इसका प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने के वजह से ये बस्ट कर जाती है। और जैसे ये बस्ट करेगी, क्या क्या रिलीज होगी बेटा, सेकेंडरी oocyte बाहर आएगी कि नहीं आएगी, सेकेंडरी oocyte ये पूरी की पूरी निकल के बाहर आ जाएगी बेटा। तो इस सेकेंडरी oocyte में कौन कौन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगी बेटा, एक तो प्रेजेंट होगी जोना पेलुसिडा प्रेजेंट होगी, और इसी के ऊपर जो हमारी बेटा व्हाइट कलर सेल्स प्रेजेंट है, ये कौन सी प्रेजेंट होंगी, कोरोना रेडिएटा प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होंगी, कोरोना रेडिएटा प्रेजेंट। अब ध्यान से देखो, ये जो सेकेंडरी oocyte ग्रीन कलर से आपको दिख रही है, ये जो ग्रीन कलर से इसकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इस मेम्ब्रेन को अपन नाम देते हैं प्रीविटलाइन मेम्ब्रेन। तो क्या नाम देते हैं अपन, प्रीविटलाइन मेम्ब्रेन नाम देते हैं। हर जगह पे प्रीविटलाइन मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, हर एक स्टेज में प्रेजेंट थी। क्लियर है। ये क्वेश्चन अपने नीट का पूछा गया क्वेश्चन है कि आफ्टर द ओवुलेशन जो सेकेंडरी oocyte रिलीज होके आती है,
उसमें कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है? जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा। क्लियर है ये बात? अब सुनो, ये तो निकल के आ गई ना पूरी, बचा कौन? बाकी का पूरा पार्ट बचा हुआ है ना। बोलो यार, अरे ग्रेफियन फॉलिकल से सिर्फ इतना ही तो निकाल के बाहर ले आए हो, बाकी पूरा का पूरा पार्ट बचा है। बाकी जो पूरा का पूरा पार्ट बचा है आगे चल के क्या बनाएगी बेटा? कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगी। क्लियर है? आ जाओ, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बनेंगी, अब एक चीज बताओ, कॉर्पस ल्यूटियम को क्या नाम देते हो आप? कॉर्पस ल्यूटियम जो होती है इसको अपन नाम देते हैं टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड नाम देते हैं। तो क्या नाम दोगे बेटा? टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड। क्वेश्चन आता है क्यों नाम देते हैं टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड? क्योंकि कुछ हार्मोन सिक्रीट करती है। कौन कौन से हार्मोन? एक तो होती है अपनी एस्ट्रोजन, एक सिक्रीट करेगी ये प्रोजेस्टेरॉन, और एक क्या सिक्रीट करेगी? रिलैक्सिन, और ये सिक्रीट करेगी इनहिबिन। ये इतने हार्मोन का सिक्रीशन करती है। गेस करके देखो, चार चार हार्मोन सिक्रीट कर रही है, तो क्या इसको इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं नाम देंगे? 100% नाम देंगे। क्लियर? क्यों नाम देते हैं टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड? आप समझते हैं। देखो, जब फीमेल में ओवुलेशन हुआ तो ओवुलेशन किस दिन हुआ बेटा? बोलो यार, 14th डे पे हुआ। तो 14th डे पे ओवुलेशन होने के बाद दो दो चीजें बनी, एक बनी अपनी सेकेंडरी oocyte और एक क्या बनी? कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बनी है बेटा, इस कॉर्पस ल्यूटियम को जो मेंटेन करने वाली हार्मोन है, ये कौन है बेटा मेंटेन करेगी? जो वो है बेटा LH हार्मोन। याद करो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मैं पहले भी पढ़ा के आया हूं कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवुलेटरी हार्मोन होती है, और ये किसको मेंटेन करती है? कॉर्पस ल्यूटियम को भी मेंटेन करती है। राइट? लेकिन ये जब कॉर्पस ल्यूटियम LH से मेंटेन हो रही है, ये कब की बात है बेटा? बिफोर प्रेगनेंसी की बात है। अगर किसी फीमेल में प्रेगनेंसी अभी नहीं हुई है तो क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम किससे मेंटेन होगी? LH हार्मोन से हो गई। लेकिन फीमेल में ओवुलेशन हुआ तो ओवुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगी बेटा? फीमेल में प्रेगनेंसी होगी कि नहीं होगी? होगी। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर किसी फीमेल में प्रेगनेंसी हो गई तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगी बेटा? परसिस्ट हो जाएगी। कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। राइट? और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम यहां पे मेंटेन होगी, कौन हार्मोन मेंटेन कराएगा बेटा? HCG हार्मोन मेंटेन कराएगा। जब प्रेगनेंसी होगी किसी फीमेल में तो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने वाली कौन सी हार्मोन होगी? HCG हार्मोन होगी। यही इसको क्या करेगी? कॉर्पस ल्यूटियम को बचा के रखेगी। क्वेश्चन आता है, सर कॉर्पस ल्यूटियम की जरूरत क्या अगर हम ना बचाएं तो? अरे भैया, यहां क्या लिखा गया है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ना, याद करो। एस्ट्रोजन क्या करता है? यूट्रस की थिकनेस बनाता है, और प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करके रखता है। अगर किसी फीमेल में प्रेगनेंसी हो गई तब तो यूट्रस की लेयर मेंटेन करके रखना पड़ेगा ना। कॉर्पस ल्यूटियम नहीं रहेगा तो हमारी क्या होगी? यूट्रस की मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगी, प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। देखो, पहली शर्त हुई अगर प्रेगनेंसी हुई तब तो कॉर्पस ल्यूटियम रुकेगा, और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तब क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगी? डिजनरेट हो जाएगी। ये लो, इफ प्रेगनेंसी डू नॉट अकर, प्रेगनेंसी नहीं हुई यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो क्या हो जाएगी बेटा? कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगी? अपनी डीजनरेट हो जाएगी आफ्टर 9th डे ऑफ ओवुलेशन। ये लो, स्टार्ट हो जाएगी डीजनरेट होना कितने दिन के बाद बेटा? 9th डे ऑफ ओवुलेशन। गेस करके देखो, ओवुलेशन किस दिन हुआ था? 14th डे पे। 9वें दिन से क्या हुई? धीरे धीरे ये क्या होने लगी? डीजनरेट होना शुरू हो गई। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से डे से स्टार्ट हुई है डीजनरेट होना? 23rd डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से ये क्या होने लगी?
डीजनरेट होना शुरू हो गई, और 28th डे आते आते पूरी तरह क्या हो जाएगी बेटा, डीजनरेट हो जाएगी। और जो डीजनरेटेड कॉर्पस ल्यूटियम होते हैं इसी को अपन क्या नाम देते हैं, कॉर्पस एल्बिकेंस नाम देते हैं। जो डीजनरेटेड कॉर्पस ल्यूटियम होती है इसी को क्या नाम देते हैं, कॉर्पस एल्बिकेंस नाम देते हैं। और इसका मतलब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फिर से फीमेल में नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। कुछ क्लियर हुआ? आ जाओ, क्या बताया मैंने, क्यूबॉइडल इपिथेलियम को क्या नाम देते हैं अपन, प्राइमोर्डियल जर्म सेल नाम देते हैं। अब ध्यान से एक बार फिर से रिवाइज करना, इसी टॉपिक है बेटा, भूल जाओगे 100%। सुनो, क्यूबॉइडल इपिथेलियम है अपनी, क्यूबॉइडल इपिथेलियम को क्या नाम देते हैं, फीमेल जर्म सेल जो कि गैमेट फॉर्मिंग सेल होती हैं। ये क्यूबॉइडल इपिथेलियम क्या करेंगी, माइटोसिस करेंगी, जिसके वजह से क्या बनेगी, उगोनिया। कितनी उगोनिया बनती है, 7 मिलियन। ये इंट्रायूट्राइन लाइफ या आफ्टर द इंट्रायूट्राइन लाइफ, इंट्रायूट्राइन लाइफ में जब बेबी यूट्रस में तभी सारी की सारी अपनी उगोनिया बन जाएंगी, राइट। उसके बाद हर महीने एक उगोनिया क्या करेगी बेटा, ग्रो करेगी और क्या स्टार्ट करेगी, मियोसिस फर्स्ट। लेकिन किस में जाके अरेस्टेड हो जाएगी, प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटिन स्टेज में, राइट। और जिस उगोनिया ने ग्रो किया, मियोसिस स्टार्ट किया, उसी उगोनिया को आप क्या नाम दोगे, प्राइमरी oocyte नाम देंगे। और प्राइमरी oocyte के ऊपर जब जोना पेलुसिडा लेयर और मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा दोनों आ जाए, इसी को अपन क्या नाम देते हैं, प्राइमरी फॉलिकल नाम देते हैं। क्लियर? जब बेटा किसी फीमेल का बर्थ होता है उसके ओवरी में कितना प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट होती है, 2 मिलियन। लेकिन प्यूबर्टी आते आते कितनी बचती है, 60,000 से 80,000 एक ओवरी में बचती है। बाकी सारी की सारी क्या हो गई, डीजनरेट हो गई। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया, फॉलिकुलर एट्रेसिया नाम दिया। लेकिन जब फीमेल में मेनोपॉज आएगा तो ओवरी में एक भी फॉलिकल नहीं रहेगी। क्लियर? अब सुनो नेक्स्ट, प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनेगी अपनी, सेकेंडरी फॉलिकल मिलेगी। लेकिन सेकेंडरी फॉलिकल कब बनेगी, जब प्यूबर्टी आएगी। प्यूबर्टी आने के बाद एफएसएच हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, एफएसएच हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, इसकी वजह से फॉलिकल की साइज बढ़ेगी, प्राइमरी oocyte की साइज बढ़ेगी, जिसके वजह से क्या होगी, इसके तरफ जो मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा थी कितने लेयर में थी, एक लेयर में, ये क्या हो जाएंगी, मल्टी लेयर। जब प्राइमरी oocyte के ऊपर मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा मल्टी लेयर्ड हो जाए, इसी को क्या नाम देते हो आप, सेकेंडरी फॉलिकल नाम देते हैं। क्लियर? सेकेंडरी फॉलिकल की पहचान, प्राइमरी oocyte के साथ साथ मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा कैसी होगी, मल्टी लेयर्ड होगी। थीका लेयर अपीयर होना स्टार्ट हुई है, लेकिन अभी तक पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाई है। फिर उसके बाद एफएसएच तो अब कंटिन्यू सिक्रेट होता रहेगा, एफएसएच और एलएच कंटिन्यू सिक्रेट होते रहेंगे, जिसके वजह से इनका और डेवलपमेंट होगा। तो प्राइमरी फॉलिकल अब किस में कन्वर्ट होगी, टर्शियरी फॉलिकल में सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट होगी। तो सेकेंडरी फॉलिकल आते ही एफएसएच और एलएच पीक पे होंगे, जिसकी वजह से मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। अब प्राइमरी oocyte से किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, सेकेंडरी oocyte में। मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा मल्टीलेयर्ड होंगी और साथ ही साथ एलएच हार्मोन बढ़ने की वजह से एक कैविटी बनेगी, जिसको क्या नाम दोगे, एंट्रम कैविटी नाम देंगे। और इसकी एक पहचान, क्या पहचान होगी बेटा टर्शियरी फॉलिकल की, सेकेंडरी फॉलिकल प्रेजेंट होगी, एंट्रम कैविटी, और साथ ही साथ थीका लेयर क्या हो जाएगी बेटा, क्लियर हो जाएगी। आउटर लेयर थीका एक्सटर्ना, इनर लेयर थीका इंटरना, और थीका इंटरना से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट होता है। क्लियर है? अब ध्यान से देखियो, जोना पेलुसिडा की लेयर यहां भी प्रेजेंट है, और जोना पेलुसिडा की लेयर प्राइमरी फॉलिकल में प्रेजेंट थी, और हमारी सेकेंडरी फॉलिकल हर जगह प्रेजेंट थी। लेकिन देखो सच्ची कहानी तो ये है कि जोना पेलुसिडा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और ग्राफियन फॉलिकल सब में प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर अपनी एनसीईआरटी की बात माने तो हमारी एनसीईआरटी कहती है कि जोना पेलुसिडा लेयर इज फॉर्म्ड बाय सेकेंडरी oocyte। हमारी एनसीईआरटी कहती है कि जोना पेलुसिडा किसके वजह से बना, सेकेंडरी oocyte की वजह से बना। बना कहां था, प्राइमरी फॉलिकल में ना, तो हमारी सेकेंडरी फॉलिकल में भी थी और टर्शियरी में भी है। लेकिन अपने को तो वही मानना है जो कौन कहेगा, एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी हमारी माता है, हमें कुछ नहीं आता है। एग्जाम के लिए ये रट्टा मार लो बेटा,
जो कहेगी एनसीईआरटी हम वही मानेंगे, ठीक है। और कोई दुनिया कुछ कह दे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो याद रखना, मैंने यहां तो आपको बता दिया कि जोना पेलुसिडा यहां भी प्रेजेंट है, यहां भी प्रेजेंट है और यहां भी प्रेजेंट है, लेकिन अपनी नोट्स में देखो वहीं पे लिखा होगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जोना पेलुसिडा इज फॉर्म्ड बाय सेकेंडरी oocyte। तीन तीन जगह मैंने इसीलिए लिख रखा है, एनसीईआरटी की बात माननी है कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जोना पेलुसिडा लेयर फॉर्म्ड बाय सेकेंडरी oocyte। मिला? बोलो। तो आपको यही याद रखना है जो कि टोटली रॉन्ग है, वो भी लिखा है टोटली रॉन्ग है। अब वो रॉन्ग है या सही है, याद तो यही रखना है आपको। कुछ पहचान समझ में आई? प्राइमरी फॉलिकल किसको बोलेंगे? जिसके अंदर प्राइमरी oocyte और एक लेयर में मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा, वो क्या है? प्राइमरी oocyte। सेकेंडरी फॉलिकल की पहचान, जिसके अंदर प्राइमरी oocyte के साथ साथ मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा मल्टी लेयर्ड हो जाए, थीका लेयर अपीयर होना स्टार्ट हो जाए, उसको क्या नाम दोगे? सेकेंडरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल किसको नाम दोगे? सर जिसके अंदर सेकेंडरी oocyte भी प्रेजेंट हो, जोना पेलुसिडा भी प्रेजेंट हो और थीका लेयर भी प्रेजेंट हो, साथ ही साथ एंट्रम कैविटी भी प्रेजेंट हो, वो कौन होगी? अपनी टर्शियरी फॉलिकल। फिर आएगी ग्राफियन फॉलिकल। देखो एफएसएच और एलएच लेवल पीक पे होगा, जिसकी वजह से फॉलिकल की साइज बढ़ेगी और एलएच बढ़ने की वजह से एंट्रम कैविटी बढ़ती जाएगी। एंट्रम कैविटी बढ़ेगी तो इसके अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगी बेटा? बस्ट कर जाएगी। जैसे ये बस्ट करेगी सेकेंडरी oocyte निकल के आएगी और ये बचा हुआ पार्ट क्या बनाएगा? अपना कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा। सेकेंडरी oocyte के ऊपर कौन कौन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी? एक तो होगी अपनी आउटर साइड में कोरोना रेडिएटा, अंदर की तरफ जोना पेलुसिडा, और जो सेकेंडरी oocyte की मेम्ब्रेन होती है उसको क्या नाम देते हैं? प्रीवेट लाइन मेम्ब्रेन नाम देते हैं। सब में था प्रीवेट लाइन मेम्ब्रेन, जहां से सेकेंडरी oocyte आई है यहां से प्रेजेंट है, नहीं प्राइमरी में नहीं था। ये पीछे आगे जाओगे और वहां लिखा गया, जहां फर्टिलाइजेशन मिलेगा वहां ये लिखा गया है। क्लियर? आ जाओ। जब ये ग्राफियन फॉलिकल बस्ट करेगी तो एक सेकेंडरी oocyte और एक क्या बनी? अपनी कॉर्पस ल्यूटियम। सेकेंडरी oocyte ओवुलेशन के बाद कहां चली जाती है? एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब पे, जहां फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होगा तो मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगी और नहीं होगा तो कंप्लीट नहीं होगी। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बना इसको क्या नाम देते हो? टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। क्यों नाम दिया एंडोक्राइन? क्योंकि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन और इनहिबिन सिक्रेट कर रही है, राइट। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम जब तक प्रेगनेंसी नहीं हुई तब तक इसको कौन मेंटेन करेगा? एलएच हार्मोन। और अगर किसी फीमेल में प्रेगनेंसी हो गई तो ये कॉर्पस ल्यूटियम कितने दिन के लिए रुक जाएगा? 4 महीने के लिए। इसको कौन मेंटेन करेगा? एससीजी हार्मोन, जो कि प्लेसेंटा से सिक्रेट होगी, आगे चल के जानेंगे। क्लियर? और अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी बेटा, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगी बेटा? 9th डे ऑफ ओवुलेशन से या 23वें दिन से क्या होने लगेगी? डीजनरेट होने लगेगी और 28th डे आते आते पूरी तरह क्या हो जाएगी? डीजनरेट हो जाएगी। डीजनरेटेड कॉर्पस ल्यूटियम को अपन क्या नाम देते हैं? कॉर्पस एल्बिकेंस नाम देते हैं। अब डीजनरेट हो गई, अब ध्यान से देखो, इसलिए नाम दिया था टेम्परेरी, परमानेंट नहीं आई थी बेटा, आई थी सिर्फ कितने दिन के लिए? ले देके 14 दिन के लिए तो आई थी टोटल। डिजनरेट होके चली गई इसलिए नाम दिया टेम्परेरी। हार्मोन सिक्रीट किया इसलिए नाम दिया एंडोक्राइन ग्लैंड। क्लियर हुआ फॉलिकुलोजेनेसिस? बोलो, किसी को डाउट? देखो फॉलिकुलोजेनेसिस आज का आज जाके पढ़ लेना, नहीं तो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं एक दिन के बाद इसमें कुछ नहीं समझ में आएगा। क्लियर?